गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर मॉडर्न महिला कॉलेज सरायकेला खरसावां, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यूजी सेमेस्टर 3 जनरल के बच्चों के लिए मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, केसेस ऑफ द डाउन फ्लोर ऑफ द मुगल एम्पायर के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। बाबर ने मुगल साम्राज्य रूपी भवन की आधारशिला रखी। अकबर ने अपनी योग्यता से उसे सुदृढ़ता प्रदान की। शाहजहां के काल में यह अपनी भव्यता की चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन औरंगजेब के काल में यह भवन डगमगाने लगा था और उसके बाद शीघ्र ही मुगल साम्राज्य रूपी भवन टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए निम्नलिखित कारण थे। पहला, स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन। मुगल शासन व्यवस्था पूर्ण रूपेण स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन था। स्वेच्छाचारी केंद्रीभूत शासन में सारी शक्ति सम्राट के हाथ में केंद्रित होती है। शासन का संचालन केंद्र से होता है। ऐसी शासन व्यवस्था में साम्राज्य की सुरक्षा के लिए योग्य एवं कुशल सम्राट की आवश्यकता होती है। यदि साम्राज्य विशाल हो जाए तो समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। अतः अकबर से औरंगजेब तक सभी शासकों में सम्राट संभालने की योग्यता थी तथा इन सम्राटों की स्वेच्छा नीति के परिणाम स्वरूप साम्राज्य विशालकाय हो गया। औरंगजेब जो स्वयं विलक्षण प्रतिभा का था, किंतु इस विशाल साम्राज्य को संभालने तथा विनाशकारी तत्वों को विनाश करने में असफल रहा। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चातकालीन मुगल बादशाहों की सहिष्णुता की नीति। मुगल सम्राट अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता तथा शुल्ला कुल की नीति अपनाई थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति का धीरे धीरे पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। सर्वप्रथम सहिष्णुता की नीति का बीजारोपण जहांगीर के शासनकाल में हुआ। शाहजहां के शासनकाल में यह नीति पहले से अधिक सहिष्णु हो गई थी और औरंगजेब के शासनकाल में इसने उग्र रूप धारण कर लिया था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं के साथ बड़े अत्याचार किए थे। औरंगजेब की इस नीति के परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य ने राजपूतों की सहानुभूति तथा सहायता को खो दी। निसंदेह राजपूत, जाटों, सिखों के विद्रोह औरंगजेब की सहिष्णुता की नीति के ही परिणाम थे। अतः औरंगजेब की सहिष्णुता की नीति के कारण मराठों ने हिंदू स्वराज आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में मराठों भी विशाल मराठा साम्राज्य को स्थापित करने में सफल हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब द्वारा लंबे समय तक युद्ध करना। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। उसने अपने शासन के पहले 50 वर्ष तो उत्तरी भारत में साम्राज्य की सुरक्षा हेतु विद्रोहों के दमन करने में व्यतीत किए। इन 25 वर्षों के युद्ध में काफ़ी धन जन की हानि हुई तथा दूसरी ओर मुगल साम्राज्य के शत्रुओं में भी काफ़ी वृद्धि हो गई थी। अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष उसने दक्षिण भारत में युद्ध करने में व्यतीत किए। इन युद्धों से भी मुगल साम्राज्य को भारी आघात लगा। यद्यपि इन युद्धों में औरंगजेब को काफ़ी सफलता मिली, लेकिन इससे उसे कोई लाभ नहीं हुआ। औरंगजेब का दीर्घकालीन शासन भी साम्राज्य के लिए विघटनकारी सिद्ध हुआ। औरंगजेब ने 90 वर्ष की उम्र तक शासन किया। जब तक उसमें शारीरिक एवं मानसिक शक्ति थी, उसने दृढ़ता से शासन किया, लेकिन उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के क्षीण हो जाने पर उसके लिए विशालकाय साम्राज्य को चला पाना असंभव हो गया। औरंगजेब के संदेहशील स्वभाव के कारण भी मुगल साम्राज्य शीघ्र ही पतन के कगार पर खड़ा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अमीरों के षड्यंत्र एवं दलबंदी। मुगल साम्राज्य के पतन में अमीरों का चारित्रिक पतन भी सहायक सिद्ध हुआ। औरंगजेब के बाद समस्त मुगल बादशाह निर्मल एवं आक्रमण थे, अतः उनके शासनकाल में अमीरों को चलाने तथा अपनी शक्ति को बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया। जिस अमीर वर्ग की सहायता से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तथा उसके पश्चात अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की शक्ति के उच्च शिखर पर पहुंचाया था, वहीं अमीर वर्ग अब आपसी कलह एवं व्यक्तिगत स्वार्थों में लीन हो गए। अतः योग्य बादशाहों के अभाव में अमीरों की दिलबंदी एवं षड्यंत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते चले गए। फलतः अमीरों ने काफ़ी शक्तिशाली बन गए। सैयद भाइयों ने तो अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि वे सम्राट निर्माता बन गए। अतः सिंहासन पर कठपुतली बिठा दिए जाते थे जो नाम मात्र के सम्राट होते थे। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराधिकारी के निश्चित नियम के अभाव में ध्वंसात्मक युद्ध। मुसलमानों में उत्तराधिकारी का कोई निश्चित नियम नहीं था। यद्यपि बाबर ने ज्येष्ठता के सिद्धांत का पालन किया था, लेकिन उसके बाद के उत्तराधिकारियों ने विस्तृत
रूप धारण कर लिया। शाहजहां द्वारा अपने भाइयों एवं भतीजों का वध करवा कर मुगल सिंहासन को प्राप्त किया गया था। अतः इससे मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। औरंगजेब ने भी अपने पिता का अनुकरण किया तथा उसके पुत्रों ने उसका अनुकरण किया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल सेना का नैतिक पतन। बाबर के साथ आई मुगल सेना का नैतिक स्तर काफी ऊंचा था। उसमें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता थी, अतः वे अपने स्वामी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। परंतु भारत की जलवायु एवं वातावरण ने उन्हें काफी विलासी बना दिया। फलस्वरूप उनका दैनिक पतन आरंभ हो गया। अब मुगल सैनिक युद्ध में अपनी स्त्रियों को भी साथ ले जाने लगे, अतः धीरे धीरे मुगल सैनिक आक्रमण एवं विलासी बनते गए। दूसरी ओर मुगल सेना में लागू मनसबदारी प्रथा भी मुगल साम्राज्य के पतन में सहयोगी बनी। केंद्रीय शक्ति के शिथिल हो जाने पर मनसबदार काफी शक्तिशाली बन गए, अतः बादशाहों को भी मनसबदार से भय बना रहता था। इसी कारण नादिर शाह के आगमन के समय यदि मुगल मनसबदार एकजुट हो जाते तो बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति का परिचय देते तो संभवतः मुगल साम्राज्य का पतन इतने शीघ्र नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक संपन्नता। यद्यपि मुगल साम्राज्य का मध्य भारतीय इतिहास का गौरवपूर्ण काल माना जाता है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से मुगल शासनकाल का पश्चात काल काफी विपन्न हो गया था। जहांगीर शाह के समय में तो धनावश के कारण शाही कारखानों के सोने तथा चांदी के बर्तनों को बेचकर सैनिकों को वेतन चुकाना पड़ता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में किसानों की स्थिति निरंतर बिगड़ रही थी। अधिक से अधिक कर वसूल करने के प्रयास से उनके एक प्रकार से लूटा जाता था। वाणिज्य एवं व्यापार का उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं हो पा रहा था। उत्पादन की अपेक्षा शासक वर्ग की आशाएं तथा उनकी मांगे अधिक थी, अतः साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक ही था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रांतपतियों के विद्रोह। मुगल साम्राज्य जब जर्जरित होकर पतन के कगार पर खड़ा था तो इसका फायदा उठाकर प्रांतपति भी अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने में लग गए थे। निजाम मुल्क ने दक्षिण में जाकर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था तथा वह मराठों से मिलकर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने में लग गया था। अलीवर्दी खान ने तथा सुजात खान ने अवध में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आगमन। अपनी आंतरिक दुर्बलता के कारण मुगल साम्राज्य अत्यंत जर्जरिता एवं विसंगतता की ओर आ गया था। ऐसी स्थिति में विदेशी आक्रमणकारियों ने भी लाभ उठाने की कोशिश की, अतः मुगल साम्राज्य की जो शेष बची हुई शक्ति, प्रतिष्ठा एवं धन था उसे 1739 ईस्वी के नादिर शाह के आगमन ने इस तरह नष्ट कर दिया कि जिसकी पूर्ति फिर कभी ना हो सके। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हराकर दिल्ली में कत्लेआम किया और लगभग 70 करोड़ के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा भारी धन संपदा लूटकर अपने देश वापस लौट गया। यूरोप वासियों का आगमन। यद्यपि यूरोप वासियों भारत में काफी समय से व्यापार कर रहे थे तथा उन्होंने अपनी अनेक व्यापारिक कोठियां भी स्थापित कर ली थी, लेकिन मुगल साम्राज्य की जर्जरिता अवस्था से उसके मन में भी भारत में साम्राज्य स्थापित करने का बीज अंकुरित होने लगा था। अतः इन विदेशी व्यापारियों ने पहले देशी राज्यों के झगड़ों में भाग लेना तथा उनकी सहायता करना प्रारंभ किया तथा बाद में अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास में लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक संस्था से राजनीतिक संगठन में परिवर्तित होने लगी। 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के रूप में आया, जबकि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली थी। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने बक्सर की लड़ाई में शाह आलम को पराजित करके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की और 1802 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगलों द्वारा सामुद्रिक शक्ति की अवहेलना। मुगल शासकों ने प्रारंभ से ही सामुद्रिक शक्ति को बढ़ाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। चूंकि अंग्रेजों की नौ शक्ति बड़ी प्रबल थी, अतः अंग्रेजों को भारत में अपने पैर जमाने की अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। भारत में राष्ट्रीयता की भावना का भी सदैव अभाव रहा था। केवल सम्राट अकबर ने राष्ट्रीयता की भावना को पैदा करने का प्रयत्न किया, लेकिन उसके बाद हिंदू या मुस्लिम जनता में पृथकत्व की खाई निरंतर बढ़ती चली गई, जिसके कारण वे अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर युद्ध न कर सके और अंग्रेजों से पराजित हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुगलों के पतन के लिए कोई एक कारण नहीं बल्कि इसके अनेकों कारण थे। धन्यवाद।